हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था और साथ में इनर्शिया पढ़ा था और उसकी एग्जांपल्स। तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में ही रहती है इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा कहा गया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो इसलिए अगर हम किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना चाहें या फिर मोशन से रेस्ट में लाना चाहें तो हमें उसके लिए कोई एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कोई एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि हम बॉडी को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में ला सकें। तो जो एफर्ट हम लगाते हैं कि किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, उसको हम फोर्स कह देते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या होता है? आमतौर पर अगर हमसे पूछा जाए कि दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं तो मोशन किसकी ज़्यादा है, तो हम आमतौर पर ऐसा कहते हैं कि जो बॉडी तेज़ चल रही है हम कहेंगे कि उसकी मोशन ज़्यादा है और जो बॉडी स्लो चल रही है उसकी मोशन कम है। लेकिन सही माने में ऐसा नहीं होता कि एक्चुअल में क्या होता है कि किसी बॉडी की जो मोशन होती है वो सिर्फ उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी बॉडी की मोशन मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर हमारे पास कोई बुलेट है, वो वाली बुलेट जिसको गन से फायर किया जाता है, अगर हम वो बुलेट हाथ से फेंकेंगे तो उसको रोकना बहुत आसान है, कोई भी उसको रोक सकता है। तो लेकिन अगर वही बुलेट गन से फायर की जाए तो उसको रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं मास तो सेम था, तो लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से बॉडी को रोकना मुश्किल था। तो दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ कि पहली बार तो मैंने दोनों का मास सेम रखा तो लेकिन वेलोसिटी अलग अलग रखी। अब दूसरे केस में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए कि एक बॉल है और एक बस है। तो दोनों चीज़ें जो हैं अगर रेस्ट में हैं तो आप उनको मोशन में लाना चाहते हो, तो आप बॉल को थोड़ा सा अगर हाथ लगाओगे तो वो चल पड़ेगी, लेकिन बस जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन अगर वो चलती हुई आ रही हैं, मान लीजिए बस चलती हुई आ रही है, बॉल चलती हुई आ रही है, मान लीजिए उन दोनों की जो वेलोसिटी है वो बराबर है, तो हमें किसको रोकना आसान होगा? हम बॉल को आसानी से रोक पाएंगे, लेकिन बस को रोक पाना इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में हमने मास अलग अलग लिया था लेकिन वेलोसिटी सेम ले ली थी। तो हमें देखने में मिला कि जिसका मास ज़्यादा था उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल था। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसी बॉडी की मोशन होती है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो मास के ऊपर और एक वेलोसिटी के ऊपर। तो हम कह सकते हैं पहली बात तो ये कि मोमेंटम कहते किसको हैं? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द टोटल मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी। तो जितनी किसी बॉडी में की टोटल मोशन होती है उसको हम मोमेंटम कह देते हैं। तो मैथमेटिकली मोमेंटम को लिखते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम जो होता है उसके डायमेंशंस हो जाएंगी m1 l1 t-1, क्योंकि मास की m1 होती हैं और वेलोसिटी की l1 t-1 होती हैं। और इसका जो SI यूनिट होता है मोमेंटम का वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मास के लिए हो गया और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो मोमेंटम होता है उसका जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं m1 l1 t-1 और जो यूनिट्स होते हैं SI यूनिट्स वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद
हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो न्यूटन ने हमें यह बताया था कि अगर किसी चीज़ को फोर्स लगाई जाए तो फोर्स लगाने से उस चीज़ का मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बल्कि हम कहेंगे उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट का मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो मोमेंटम में चेंज आती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो न्यूटन ने हमें यह बताया कि वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। कहने का मतलब ये कि अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, F इज़ प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। तो डी पी बाई डी टी जो है वो आपको पता है, डी पी जो है वो है चेंज इन मोमेंटम और डी टी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये डी पी बाई डी टी। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि F, चलो पहले तो लिख लेते हैं, F इज़ इक्वल टू के डी पी बाई डी टी। तो फिर हम P के बदले लिख लेते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो जो हमारे पास मास है उसको, क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास किसी चीज़ का चेंज नहीं होता, मास को निकाल लिया बाहर, तो हमारे पास बचा डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी इज़ एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए एफ इज इक्वल टू के एम ए, क्योंकि डी वी बाई डी टी के बदले हमने ए लिख लिया, विच इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो अब हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस केस में के की वैल्यू जो है 1 के बराबर होती है, इसलिए हमारे पास फोर्स आ जाती है इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव कर लिया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो मोमेंटम में चेंज आती है टाइम के हिसाब से वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और मोमेंटम में जो चेंज आती है वो आती भी कौन सी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ था, और उसके लॉ से हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बाद हम इम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्पल्स किसको कहा जाता है? कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ के ऊपर फोर्स जो है वो इतने कम टाइम के लिए लगाई जाती है कि ना तो हमें पता चलता है कि फोर्स कितनी लगी, और ना ही हमें पता चलता है कि कितने टाइम के लिए फोर्स लगी। ठीक है, तो लेकिन इस चीज़ को हम देख सकते हैं फ्रॉम द चेंज इन मोमेंटम, कि किसी बॉडी में मोमेंटम में उसके कितनी चेंज आती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर एक बॉल आ रही है बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन उसको हिट करता है। तो अब बैट्समैन ने कितनी देर कितनी फोर्स लगाई, और टाइम कितनी देर के लिए बॉल और बैट आपस में कांटेक्ट में रहे। तो इससे क्या होता है कि इसका हमें कोई पता नहीं चलता, ना तो पता चला कि फोर्स कितनी लगी, ना ही पता चला कि कितने टाइम के लिए फोर्स लगी। तो हम क्या करते हैं कि लेकिन बॉल का हम मोमेंटम पहले भी जान सकते हैं कि जब वो बैट से टकराने से पहले उसका मोमेंटम कितना था, और बैट से टकराने के बाद उसका मोमेंटम कितना हो गया, दोनों हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मोमेंटम में जो चेंज आती है तो वो हमेशा किसके बराबर होती है? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जितनी बैट्समैन ने फोर्स लगाई थी
मल्टीप्लाइड बाय जितना टाइम लगा, और ये जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है इसको हम इम्पल्स कह देते हैं। हम इस फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। जैसा कि न्यूटन के लॉ में हमने पढ़ा था कि dp बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो dp किसके बराबर हो जाएगा, dt को आप दूसरी साइड ले आइए, dt को दूसरी साइड लाओगे तो बन जाएगा एफ डी टी। अब हम क्या करते हैं, इसकी दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, dp को भी और एफ डी टी को भी। तो मान लीजिए बॉडी का मोमेंटम जो है पहले था p1 और फोर्स लगने के बाद उसका मोमेंटम हो जाता है p2। तो इसलिए dp की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उसकी हम लिमिट ले लेंगे फ्रॉम p1 टू p2, और टाइम लगा सपोज करो 0 से लेकर t तक। तो अब dp की इंटीग्रेशन होती है p, तो बिटवीन द लिमिट्स p1 एंड p2, और f तो एक कांस्टेंट फैक्टर है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स इतने कम टाइम के लिए लगी कि फोर्स कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि बिल्कुल छोटे टाइम के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए फोर्स लगी, तो इतने छोटे टाइम में फोर्स चेंज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए फोर्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फोर्स को हमने निकाल दिया बाहर, और टाइम जो है उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो 0 टू t। तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो p है p1 टू p2, आपको पता है कि लिमिट्स में हम हमेशा पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f, तो ऐसे ही रहेगा। तो t के बदले पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0। तो ये आपके पास बन जाता है p2 माइनस p1 इज इक्वल टू एफ टी। तो एफ टी जो है मैंने पहले ही बताया आपको कि एफ टी इज़ योर इम्पल्स, और जो p2 माइनस p1 है वो है चेंज इन मोमेंटम। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है, इम्पल्स के बराबर। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर आ जाता है, यानी फोर्स इनटू टाइम। तो मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ इम्पल्स की। इसमें इम्पल्स की एक एग्जांपल ये है कि जिस तरह से अगर कोई बॉल आ रही है किसी प्लेयर की तरफ, तो प्लेयर ने बॉल को कैच करना है। तो जब प्लेयर बॉल को कैच करना चाहेगा तो प्लेयर क्या करेगा कि उसके मोमेंटम में चेंज लाएगा, p2 माइनस p1, क्योंकि बॉल जब प्लेयर की तरफ आ रही है तो उसका कुछ मोमेंटम है, लेकिन जब प्लेयर उसको कैच कर लेगा तो बॉल रुक जाएगी, तो बॉल का मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम में चेंज आएगी। तो मोमेंटम में चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो प्लेयर है उसको फोर्स और टाइम, दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी, फोर्स इनटू टाइम। तो अगर वो फोर्स ज़्यादा लगाता है तो टाइम कम लगाना पड़ेगा। अगर प्लेयर अपने हाथों को एक जगह फिक्स रखता है तो बॉल ज़ोर से आके उसके हाथ से टकराएगी और उसको बड़ी चोट लगेगी, बॉल तो रुक जाएगी, उसके मोमेंटम में चेंज तो आ गई, तो लेकिन प्लेयर को चोट हाथों को ज़्यादा लगेगी। लेकिन आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेयर जब बॉल को कैच करता है तो वो एक लंबा टाइम लेता है कैच करने के लिए। वो बॉल को पकड़ना कहीं से शुरू करता है और पकड़ते पकड़ते पीछे तक ले आता है, काफ़ी दूर तक। तो अगर वो टाइम ज़्यादा लगाएगा तो उसको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल हो गई इम्पल्स की। इसी तरह से अगर कोई पर्सन गिर जाता है, अगर कोई पर्सन गिरता है तो गिरते वक्त उसका मोमेंटम है, क्योंकि उसकी बॉडी का मास है और वो कुछ वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। तो जब पर्सन नीचे की ओर गिर रहा है तो अगर तो वो पक्के फर्श के ऊपर गिरता है, जैसे कोई सीमेंटेड फर्श है या कहीं टाइल लगी है या मार्बल लगा है, वहाँ पर गिरता है, वहाँ पर उसको चोट ज़्यादा लगती है। तो लेकिन अगर रेत में गिरेगा तो वहाँ पर उसको चोट कम लगती है। इसकी वजह क्या रहती है? इसकी वजह यही रहती है कि अगर तो पक्के फर्श के ऊपर गिरेगा तो फर्श उसको जल्दी से रोक देता है, एकदम से रोक देता है, टाइम कम लगता है रोकने के लिए, तो फोर्स ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से पर्सन को चोट लगती है।
तो लेकिन अगर जो पर्सन है वो क्या करेगा, रेत के ऊपर गिरता है, तो उस केस में क्या होता है, रेत प्रेस हो जाती है, दब जाती है। तो रेत उसको रोकने में कुछ टाइम लगा देगी, धीरे धीरे रेत नीचे धंसती जाएगी, नीचे को जाती जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन को रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके मोमेंटम में चेंज आने में कुछ टाइम लगेगा। तो अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगी। ठीक है। इसी तरह एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि अगर सपोज करो हमने शीशे का सामान जो है उसको पैक करके कहीं भेजना है, तो हम हमेशा उसकी पैकिंग करते हैं, हम उसको थर्मोकोल में डालते हैं, हम उसमें पेपर का, स्ट्रॉ का, या इस तरह से सॉडस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जब हम कांच के मटेरियल को कहीं भेज रहे हैं, तो रास्ते में जिस व्हीकल में वो सामान जा रहा है, अगर उसको ज़रा सा भी झटका लगेगा तो क्या होगा कि कांच का सामान हिलेगा। हिलने पर अब पहले तो हिला, फिर उसने रुक जाना है, तो उसका पहले मोमेंटम बन गया, फिर उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाना है। तो लेकिन अगर ग्लास हमने ऐसे ही जोड़ के एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, शीशे का सामान आपस में टच कर रहा है, तो वो जैसे ही हिलेगा और साथ में ही रुक भी जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को वो हिलने नहीं देंगे। तो हिलेगा, साथ रुक भी जाएगा, तो उसको रुकने के लिए टाइम कम मिला, फोर्स ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से कांच का सामान टूट जाएगा। तो लेकिन अगर उसके बीच में थर्मोकोल, गास वगैरह वगैरह चीज़ें लगी हैं, पेपर लगा है, तो उस केस में ये चीज़ें जो होती हैं ये खुद प्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या करती हैं कि वो लंबा टाइम लगाती हैं उस शीशे के सामान को रोकने के लिए, जिसकी वजह से अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो फोर्स कम लगेगी, और अगर फोर्स कम लगती है तो वो जो शीशे का सामान है वो नहीं टूटेगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि इम्पल्स क्या होती है, और इम्पल्स की कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो गन होती है उसका रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होती है, या फिर हम देखेंगे रॉकेट प्रपल्शन, कि जब एक रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसकी किसी भी टाइम पर हम वेलोसिटी देखना चाहते हैं कि रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होती है, वो भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देखेंगे। लेकिन आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।